हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं साथियों। 8 से 10 10 से 12 मिनट में विलंब हो चुका हूं। 9:30 की क्लासेस थी, 9:40 हो चुका। ऐसा करता हूँ कि आप सभी क्षमा कर दिए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मजेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का पहला चैप्टर गद्यखंड, जिसका नाम है बातचीत। साथियों, इस चैप्टर का अगर आप लेखक परिचय नहीं देखे होंगे, मैं आपको बता दूं कि लेखक परिचय से रगड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आपकी जो फाइनल परीक्षा होने वाली है 2024 में, और आप कर रहे हैं बेहतर रिजल्ट लाने की तैयारी, हिंदी में भी बेहतर मार्क्स लाने की तैयारी, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और लेखक परिचय का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा हर एक चैप्टर के लिए। साथियों, इस चैप्टर का लेखक परिचय का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, फटाफट से इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर, बालकृष्ण भट्ट की एक ऐसी ललित निबंध रचना जिसमें इनका उद्देश्य ये होने वाला है कि हमें बातचीत यानी कि बात करने का ढंग क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं हुआ होता तो क्या होता, अगर हमें बोलने की शक्ति मिली है तो हमें क्या, किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, बातचीत का इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बातचीत नहीं होता, वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की कला नहीं होती, तो ये दुनिया कैसी प्रतीत होती। इन सभी उद्देश्यों को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर साथियों। चलिए जी, एक बार आप सभी को अपने सभी दोस्तों के साथ जोड़ दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। हिंदी के पीडीएफ के लिए बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, हिंदी के पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। मैं हिंदी की पर्सनली बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे तो बाकी सब्जेक्ट्स के मिल ही जाते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर पे जाइएगा और हमारा साइंस संग्रह अनुसर का नाम से या फिर साइंस संग्रह ऑफिशियल भी लिखोगे ना, तो एक एप्लीकेशन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री है, सारा चीज़ फ्री है, पीडीएफ फ्री है, नोट्स मतलब जो पीडीएफ नोट्स है वो फ्री है, वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। अगर आप यहाँ चैट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप टेस्ट फ्री में है, नोट्स फ्री में है, पीडीएफ फ्री में है, क्विज फ्री में है, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री में है, एक भी पैसा देने वाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप इंस्टॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर पूरी तरह से, ठीक है जी। आइए बातचीत की ओर हम चलते हैं। हाँ, लेखक का परिचय तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, लेखक का परिचय हो ही गया था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी को लेकर के रामविलास शर्मा जी की कुछ पंक्तियां है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। जिनकी बालकृष्ण भट्ट की जो वास्तविक प्रतिभा है, टैलेंट है, वो अध्ययनशील विद्वान, हमेशा अध्ययन करते रहने कि एक देखिए, जो हमेशा से सीखने की चाह रखता हो वो तो भाई विद्वान माना ही जाए। तीक्ष्ण बुद्धि वाले आलोचक हैं, उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं रामविलास शर्मा जी, कहते हैं कि अगर आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता कहा जाए तो हम बालकृष्ण भट्ट को कह सकते हैं, कहना उचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर भट्ट जी ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। अब हम आते हैं बातचीत चैप्टर के अंदर कि साथियों, ये जो पंक्ति है, अब तो मैं ना अगली बार से कोशिश करूंगा एक फ्रेश स्लाइड्स बनवा लूं जिसमें आपको ये पूरे टेक्स्ट फ्री अच्छे से दिखेंगे, हालांकि अभी भी दिख ही रहा होगा। ठीक है जी बच्चों, आइए जी, यहां पे आप देख रहे हैं बातचीत, बात करना। बातचीत क्या अकेले में हो सकती है या हमेशा दो अथवा दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है? वर्तमान में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में मैं आपको यह कहूंगा कि आपके मन में जो ख्याल चल रहा होगा कि बातचीत करने के लिए तो कम से कम दो अथवा दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अंततः जब चैप्टर की समापन होगा बच्चों, जब आप लास्ट स्लाइड्स की ओर चलिएगा तो आपको एक नई सीख मिलेगी कि बातचीत अकेले में भी किया जा सकता है। हालांकि अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल, ईश्वर के द्वारा दी गई अनेक शक्तियों में देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, मूवमेंट करने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति,
सारी शक्तियों में से एक अजूबा, एकदम शानदार एक और है जिसका नाम है वाक शक्ति, बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति। वाक का मतलब बोलना, समझ रहे हो बच्चों? ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जो भी बच्चा अगर पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेता है ना, तो उसको किसी भी तरीके से मैं ये दावा कर सकता हूं कि उसका एक भी ऑब्जेक्टिव अथवा सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ना सुबह 4 बजे उठ करके याद करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं, बस सेट हो जाएगा माइंड में। तो भाई वाक शक्ति भी एक है, बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते हो? एक शक्ति है ना वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल है रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी की अगर इंसान के पास, मनुष्य के पास सारी शक्तियां होती, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मरण शक्ति, समझने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, सारी शक्तियां होती, लेकिन अगर उन शक्तियों के बावजूद केवल वाक शक्ति नहीं होती, तो सोचिए इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सारा कुछ रहते हुए हम ना बोल पाते तो क्या स्थिति होती, ना हम एक दूसरे से अपने विचारों को साझा कर पाते, मैं ना आपसे अपनी बात कह पाता, ना अपने मत के विचारों को हमारे साथ रख सकते, किसी के साथ नहीं रख सकते, ना हंस सकते थे, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा अजब सी दुनिया प्रतीत होती। इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? सोचिए अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी की भाई अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? कोने में लुंज पुंज होकर के ऐसे ही लोग बैठे रहते, बैठा दिए जाते, वो बोल नहीं पाते, वो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ, सामने वालों के साथ साझा नहीं कर सकते, साझे मतलब कह नहीं पाते। इस गूंगी सृष्टि गूंगी मालूम पड़ती। कोई अपना सुख दुख किसी से नहीं कह पाता, कोई अपना सुख दुख किसी से नहीं कह पाता। आइए, इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। देखिए, इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में वक्तृता यानी कि बात, मैं आपको बता दूं कि वक्तृता का मतलब क्या होता है। वक्तृता का, एक मिनट, हाँ जी, वक्तृता का मतलब क्या होता है जी बच्चों? बोलने की कला। बोलने की कला, जो भी आपके डिफिकल्ट मीनिंग आएंगे मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। बोलने की कला। अब यहां पर लिखा है वक्तृता, स्पीच और बातचीत। स्पीच अलग चीज हो गई बच्चों, बातचीत अलग चीज हो गई। स्पीच अलग चीजें हो जाती है, बातचीत अलग हो जाती है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत का तो ढंग ही निराला है। बातचीत करते करते इंसान न जाने कहां ख्वाबों में खो जाता है, पर स्पीच तो एक पहले से प्री सेट रहता है, प्लान रहता है। अब इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। अब नाज नखरा कहने का मतलब क्या हो गया, हम अब चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई स्पीच जब होता है, ये सारा चीज कल्पना करने का है। हिंदी लिटरेचर जो है बच्चों को दिमाग में इसलिए सेट हो जाता है, सेट करना पड़ता है कि उसको ना ऐसी एक्टिविटी से समझाना पड़ता है। साथियों, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मुझे निमंत्रित करा, आपके गांव में एक सभा हुई और आपके गांव के लोगों ने मुझे या फिर किसी और को भी आमंत्रित किया, तो वहां पे फलाने लोग गए। अब वहां पर क्या हो रही है कि सामने 500,000 लोग बैठे हुए हैं। सुनिए क्या होगा, स्पीच की बात कर रहा हूं। सामने 1500 लोग बैठे हुए चेयर पे और एक मंच संचालन कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं। मंच संचालन होते ही है, एंकरिंग, जो एंकर जो अनाउंस कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, माइक पकड़े हुए हैं, पूरे कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। तो कैसे बुलाएंगे? किसी एक को बुलाना है। आप सभी के जोरदार तालियों से मैं स्वागत करने जा रहा हूं फलाना 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 जी का। तो मैं उनसे चाहता हूं कि आप की जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पे पहला कदम पड़े। तो मैं चाहता हूं कि हमारी टीम के लोग उन्हें जाएं और बड़े सम्मान के साथ मंच तक लाने में मदद करें। और मैं चाहता हूं कि मंच पर विराजित मुख्य अतिथि फलाना फलाना फलाना। ये नाज नखरा है, यही है नाज नखरा।
अब बताइए, क्या जब आप अपने परिवार में बातचीत करते हैं, माताजी के साथ, पिताजी के साथ, दोस्तों के साथ, सखी सहेलियों के साथ, गांव के बूढ़े लोग आपस में बात करते हैं, दादी लोग आपस में बात करती है, तो क्या इस तरीके का माहौल बनाना पड़ता है कि अजी स्वागत है, आ जाइए फटाफट से, हमारी बुढ़िया दादी अब हमारे बीच पधार रही हैं, जल्दी से बाकी बुढ़िया दादी लोग ताली बजाएं? क्या ऐसा होता है? ये नाज नखरे बातचीत में नहीं करना पड़ता है। वही बात कहते हैं कि बातचीत में बोलने वाले को, वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका ही नहीं दिया जाता कि वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन यानी कि मंगल पाठ, नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे कि मंच पर विराजमान, मंच पर आ गए साहब जी, कहेंगे। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें उस काबिल समझा और इतने सारे लोगों के बीच हमें कुछ कहने का मौका दिया। मैं तमाम ऑडियंस से ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। मैं मंच पर विराजमान फलाना फलाना का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं आप सभी से, और आपसे भी आशा करता हूं कि आपका छोटा भाई अगर कुछ बोलने में मिस्टेक कर दे, भूल चूक कर दे, तो आप माफ कर दीजिएगा। ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग के बीच इस तरीके का भाव कहां पे करना पड़ता है? स्पीच में। यहां बातचीत में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं नांदी पाठ को लेकर के। मंगल पाठ जो पढ़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं नांदी पाठ। आइए जी, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जब अब स्पीच की बात आती है, तो स्पीच में क्या होता है कि जब सामने वाला कुछ ऐसा बात कह दिया, चुटकीली बातें या फिर मजेदार बातें, तो जनता में हो हल्ला, इस तरीके की भावनाएं आ जाती है, या फिर जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं, तालियां गूंजने लगती है, हो हल्ला मच जाता है, शोरगुल हो जाता है। ये सारे नाज नखरे स्पीच में ही होते हैं, बातचीत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए स्पीच में यह जरूरी है कि बोलने वाले को बीच बीच में ऐसी चुटीली बातें सुनानी पड़ती है। अगर न सुनाएगा तो यहां कोई 500,000 बच्चे कैसे बैठेंगे? कोई भाषण सुनने नहीं, आपको इंगेज करना पड़ता है। वैसे ही यहां पे है बात, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू। अब सुनो जी बच्चों, ऐसे कैसे जाएगा ऊपर नीचे? सॉरी। अब देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का घरेलू ढंग है कि न करतल ध्वनि की कोई मौका, न लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में बड़ा प्रेम पूर्वक आनंद से बात होती है, मन के विचार रखे जाते हैं, आपस में सहेलियां हो जाए, फ्रेंड्स जो लड़कों के दोस्त होते हैं आपस में 4, 5, 10 लड़के आपस में बातचीत करें, क्या उसमें कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना पड़ता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट, अब हंसे भी कैसे, हंसे भी हा ऐसे वाली नहीं, वो चुटीली बातों पर हंसी आती है, बड़े आराम से, बस सिर्फ लिप्स होठ फड़क जाते हैं। देखिए, सिर्फ होठ फड़क जाते हैं बातचीत करते करते। बातचीत में जब इस तरीके का होगा ना, तो भाई यही बात देखो कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। अब स्पीच में हंसने की अंतिम सीमा ऐसा कि रावण का पूरा खानदान आ गया हो। लेकिन बातचीत जब हो रहा है घर में, तो ऐसा माहौल बहुत कम, विरल ही मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर कोई कितना भी इंटरेस्टिंग बात आ जाए तो बस हंस दिए, होठों का पड़कना ही अंतिम, एकदम एक्सट्रीम लिमिट पे चल गए आप हंसी का। ये बातचीत का ढंग है, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। और स्पीच में सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना एक उम्मीद रहता है, एक टारगेट रहता है, एक लक्ष्य होता है। लेकिन घरेलू बातचीत तो मन रमाने का, मन रमाना समझ रहे हो ना, मन को आनंदित करने का एक ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, मतलब कि उस बातचीत में स्पीच दूर दूर तक नहीं लेता है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है।
भाई खाना पीना कपड़ा सब कुछ मिल जाए लेकिन बात करने का मौका ना मिले तो बड़ा अजीब लगता है। आदमी मौन रह जाता है यार। कोई तो होना चाहिए जिससे अपने दिल की बात कह पाए, घर में चर्चा कर पाए, बैठ के दोस्तों के साथ बातचीत कर पाए, टीचर्स के साथ बातचीत कर पाऊं, अपने ग्रुप के साथ बातचीत कर पाऊं, गांव के लोगों से बातचीत कर पाऊं। यानी कि कहीं ना कहीं बातचीत की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं दिल के अंदर हृदय में जमा रहता है ना, वो बातचीत करने से जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। कई बार साथियों क्या होता है कि गांव में आप दो साथी हैं, दो परम मित्र हैं ए और बी, और आपकी दोस्ती, आपकी इतनी घनिष्ठ मित्रता से कोई जल रहा है, वो क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा दोनों के बीच रोटी बेलने का काम। अरे जाना तारा, ओह तुम्हारे बारे में यार वो ऐसे ऐसे बोल रहा था तुम्हारे पीठ पीछे मेरे से, लेकिन कहना मत उससे। उससे जाके इसके बारे में, अरे तुम जानते हो यार कल वो मिला था, तुम्हारे बारे में पता है क्या क्या बोल रहा था। छोड़ो नहीं कहूंगा, मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो जाओगे और उससे जाके झगड़ा भी कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उससे झगड़ा करो। ऐसी बातें करेगा, झगड़ा करवाना भी चाहता है और कहेगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों के आपस में झगड़ा हो। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति इसने बना ही दिया, आपस में झगड़े की स्थिति आ गई, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या हो, हर समस्या का समाधान बातचीत करने से होता है। अगर आपने किसी के बारे में सुना कि आपके बारे में वो ऐसे ऐसे बोल रहा था और आप उससे बस कौवा कान लेके गई, कौवा कान लेके गई, कान भी तो देख लो कि कौवा लेके गया है कि कौवा के पीछे ऐसे ही हवा में भागे जा रहे हो लोग को कहने पे, कान भी देख लेना चाहिए। यही बात यहां पर लेखक कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो भी मन के अंदर, हृदय के अंदर धुआं या मवाद जमा रहता है, बातचीत करने से वो सारा भाप बनकर उड़ जाता है। आप बातचीत करिए कि भाई आपने ऐसे बोला था, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था यार, मैं तो सुना कि तुम भी मुझे ऐसे बोले हो यार, मैं भी नहीं मैं ऐसा बोला हूं। फिर मैं जो कह रहा हूं तुम नहीं सुने, तुम नहीं बोले हो, और तुम जो कह रहे हो मैं नहीं बोला हूं, इसका मतलब वो तीसरा मजा ले रहा है। यानी आपस में बातचीत करके सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो जीवन में ये एक सीख हमेशा याद रखिएगा कि किसी के कहने पे, भड़काने पर बिल्कुल मत भड़कना, अपना अकल लगा लेना, और किसी से भी समस्या हो एक टेबल टॉक जरूर रखना, बातचीत जरूर कर लेना, ताकि मन की सारी चीजें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना कि बातचीत करने से क्या होता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों? ठीक है जी, आगे चलिए। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक अजीब सी कला है, एक ऐसा मतलब आदत है, लत है कि लग गई तो बरस कल भुला जाए पड़ी। कई बार ऐसा होता है, घर से दादी माँ दातुन लेके निकली, दादाजी दातुन लेके निकले, ब्रश करते हुए निकले और गए बाहर, 2-3 घंटे बाद आ रहे हैं उधर से ब्रश हिलाते हुए। कहाँ भैया? तो फलनवा मिल गए थे, थोड़ा बातचीत होने लगा था। 10 बजे का नाश्ता 1 बजे होता है, लंच के टाइम पे नाश्ता होता है, कारण बातचीत। तो ये एक ऐसी लत है कि किसी किसी को बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है अपने ग्रुप के लोगों के साथ, और बातचीत में घंटा समय निकल जाता है, पूरा घंटा भर का, 2 घंटा 4 घंटा भी समय निकल जाता है, और उनको खाने तक का भी भूख प्यास सब मिटा देते हैं। वो ऐसा खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ष कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अपना कुछ भी नुकसान हो जाए इस तरीके का, खाना पीना, हेल्थ, कुछ भी, लेकिन बातचीत हो रही है तो वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। अब देखो जी बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुधा मतलब बहुत। रॉबिन्सन क्रूसो एक इंसान थे और उनका एक किस्सा ये था कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख वो नहीं देखा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर पेन पेपर है तो लिख लेना, ले लेना हाथ में, नहीं तो हम तो पीडीएफ नोट्स में देंगे ही देंगे, लेकिन तुम लिख लेना क्या कि किस व्यक्ति ने 16 वर्ष तक इंसान का मुंह नहीं देखा था। 16 बरस तक वो इंसान से दूर रहा था, कुत्ता बिल्ली जानवरों के साथ रहा था। वो है रॉबिन्सन क्रूसो। कौन है जी? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो, वो रॉबिन्सन क्रूसो है बच्चों, ठीक है जी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 बरस तक, कितने बरस तक? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में कभी
यस, वेरी गुड। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 16 बरस के बाद किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे मतलब शुक्रवार दिन मत समझ लेना, ये भी एक व्यक्ति है। तो अब ये भी सवाल आएगा कि 16 वर्ष बाद रॉबिन्सन ने पहली बार किसके मुख से बात सुनी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच रहा साथियों, उसने इंसान के मुख से कुछ भी बात नहीं सुनी। लेकिन एक बार 16 वर्ष के बाद वो पहली बार फ्राइडे के मुंह से कुछ सुना था, और वो भी जंगली भाषा में बोला था वो। लेकिन फिर भी सिर्फ सुनकर इसको इतना आनंद आया कि मानो ऐसा लगा कि आदमी का नया चोला इसे मिल गया हो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। तो बातचीत करने की जो कला होती है ना बच्चों, वो लोगों को आपस में जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। तो यह मुहवा मीठा पानो खाला, यह मुहवा जूतो लात जूता खाला। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोगों के दिल में बसे रहें। किसी को इस मुख से गलत शब्द संबोधन मत करिएगा। हमारे घरों में, हमारे गांव में ये कहावत कहा जाता है कि मतलब अच्छा बोली बोलिएगा तो आपको लोग मिठाई खिलाएंगे, पान खिलाएंगे। लेकिन अगर इस मुंह से गाली दीजिएगा, किसी को बुरा बोलिएगा, तो यह मुंह पर जूता चप्पल लोग मारे लगे, लात जूता मारे लगे। बातचीत में इतनी ताकत होती है कि वो असीमित लेवल तक लोगों को लुभाने की क्षमता रखती है। हाँ जी, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। सोचिए पहले के जमाने में क्या होता था। आज भी अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई प्रेमिका है, कोई भी हो, कोई प्रेमी दोस्त है, प्रेमिका है, कोई भी XYZ कोई भी फ्रेंड्स हो, सिर्फ व्हाट्सएप से बात करते हैं। एक अलग लालसा होती है कि पहली मुलाकात कब हो जाए, कब उसके सामने बैठ के बातचीत करें। बैठ के मैसेज और पत्र व्यवहार की तो चीजें बहुत अलग है, उनके अंदर एक लालसा होती है। कितनी लालसा होती है अपने प्रेमी से बातें करने की, अपना आभ्यंतरिक भाव, अपने अंदर की भाव को दूसरे पर प्रकट करना और उनका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अपने मन के विचारों को सामने रखना और उनके मन के विचारों को ग्रहण करना शब्दों के माध्यम से ही हो सकता है। सच है, ये बात सच है क्या कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। प्यारे साथियों, आपके घरों में आपके माताजी, पिताजी, चाचा जी, बड़े लोग जो अनुभवी होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम घाट घाट का पानी पीकर बैठे हैं, तुम्हारा कदम कहां जा रहा है, तुम किस तरीके से बोल रहे हो, ये मैं सब समझता हूं कि तुम कहां बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो इतना बड़ी बड़ी बोली। यानी बच्चों एक चीज और है, जब आप रास्ते में कहीं जाते हैं, आपसे कोई पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है, तो आपके बोलने की जो तरीका होती है, आपके बोलने से ही वो अंदाजा एक हद तक लगा सकता है कि आप कितने शालीन हैं, आप कितने संस्कारी हैं, आपके अंदर क्या गुण है और क्या दोष है। तो बिना बातचीत किए मनुष्य के गुण और दोष का पता नहीं चलता है। यह बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कहना है? बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह बात बेन जॉनसन का कहना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना जी बच्चों, याद रखना। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। आप कैसे हैं, क्या आपका व्यक्तित्व है, आपकी व्यवहार क्या है, ये सारी चीजें बोलने से ही पता चल जाता है। अगर आपके सामने कोई आकर बोले कुछ, तो आप समझ जाओ कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा से बात कर रहा था। एक होता है यार बड़ा फालतू आदमी था, यार बोलने का देख रहे थे, तमीज नहीं था, कैसे कैसे बोल रहा था, फालतू फालतू।
मतलब आप गुण भी पता लगा लेते हैं, दोष भी पता लगा लेते हैं। ये किसने कहा था बात? बेन जॉनसन ने। बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना बन जाए। कई बार क्या होता है कि हम बाहर निकले, ब्रश करते करते द्वार पे गए, बाहर सड़कों के किनारे एक दोस्त मिल गया। अब 2 लोगों से कैसे लोग आ जाते हैं, ये तब तक भीड़ बढ़ती चली जाती है जैसे सभा हो जाए। जब तक सभा नहीं होती तब तक अब उसका कोई दोस्त मिल गया, क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है क्या? हाँ भाई ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, बड़ा दिन बाद आया है पटना से, पढ़ाता लिखाता है, तो बड़ा बच्चों का प्रेम मिलता है इसको, देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ना भाई बड़ा कहाँ, तो ऐसे छोटे आदमी। अरे बड़े दिन बाद भाई, क्या बात है जी, अरे तुम कहाँ रह रहे हो? हाँ मैं भी तो चेन्नई में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अरे भाई, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 20 सभा बन जाती है। बातचीत का लत ये है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि असल बातचीत के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? सिर्फ 2 लोगों की, सिर्फ 2 लोगों की असल बातचीत का मतलब। यह किसका कहना है? एडिसन का। याद रखना, बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, लेकिन असल बातचीत के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह किसने कहा था? एडिसन का कहना था। अब क्यों? अब तो दिलवा के बतिया बड़ा विश्वासी लोग से ना होगा जी। तीसरा आएगा तो वो बात लीक हो सकती है, वायरल हो सकती है। तो दिल से दिल तक के लिए 2 ही लोग चाहिए, एक बोलने वाला और सिर्फ सुनने वाला में एक ही हो, जो आपकी बातों को प्राइवेसी में रख पाए, वो असल बातचीत है। अब तीसरा आएगा तो लोग करवटें बदल देते हैं। अब आपस में मान लीजिए बातचीत चल रहा है, तब तक तीसरा जानता रहा यार गाँव में कल गई रहनी है, कब भाई? अरे ना ना कल गांव गए थे, वही बता रहे थे इनसे। लोग ऐसे बातें पलट देते हैं, आप देखे होंगे, आप कई बार सुने होंगे कि जब कोई 2 लोग आपस में बड़ा गहरी बातचीत कर रहे होते हैं और अचानक से आप जाते हैं तो उनकी बातें बदल जाती है, ऐसे बदल दिया जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। दिलवा के बतिया नहीं याद है, भूल गया हूं। तो एक दूसरे के सामने दिल से दिल तक वाली बातें होती है। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। जब तीसरा कोई आता है तो वो बातें बदल दी जाती है। अरे यार जानते हो यार, मैं कल गया था, इतना ट्रैफिक जाम मिला था। क्या हुआ भाई, क्या बातचीत चल रहा है? अरे नहीं यार, पता है इनसे बता रहे थे भाई से कि कल हम गए थे ना, आरा गए थे, फलाने जगह गए थे, इतना ट्रैफिक मिला था। हाँ यार ट्रैफिक तो बहुत। बातें घूम गई, दिल से दिल तक वाली बातें कहाँ चली गई पता ही ना चला, कोसों दूर चली गई वो बातें जो आपस में हो रही थी। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान, एक आदमी के 2 कान तो 2 आदमी के 4 कान। 4 कान तक बातें सही है, यानी 2 लोगों तक बातें दिल से दिल तक है। लेकिन तीसरा व्यक्ति आयल माने 3 दूनी 6 कान, तो तीसरा व्यक्ति आएगा तो बातें खोल सकता है, कहीं भी प्राइवेट बात को प्राइवेसी में जो रखना चाहिए उसे पब्लिक कर सकता है। यानी कि 6 कान जैसे हो जाए तो 6 कानों में पड़ी बातें खुल सकती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों आदमी अपनी बातचीत को निरस्त कर देते हैं और उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, और जो तीसरा आएगा उसे अज्ञानी समझने लगेंगे। मतलब इस तरीके की बात है बच्चों, मूर्ख बनाने लगते हैं कि अरे यार कल गए थे यहाँ पे वहां पे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। बिल्कुल सही बात है। मम्मी जाता नहीं कॉलेज जाता नहीं, दूध पीला, गर्म बा, बहुत गर्म बा, तो रुको तुरंत ठंडा कर देने। मम्मी क्या करती है रख देती है, हालांकि दूध पीकर कहीं रास्ते में निकलना वैसा माना जाता है तो मीठा वगैरह कुछ लगा देते हैं। साथियों, पानी में, ठंडा पानी में कोई गर्म चीज रखा जाता है कि वो ठंडा हो जाए, तो ठंडा वाला गर्म होगा, गर्म वाला ठंडा होगा, असर पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। बात सही है। बातचीत में जो ताकत है ना बच्चों, मजा आ गया, हमें मजा आ रहा है। अब मुझे नहीं पता आप मजा ले रहे हो या नहीं। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण है, तीनों के मन तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, 1 2 3, और तीनों के जो मन है वो कोण की तरह है और जो रेखाएं हैं मनवृत्ति की तरह है। गुप चुप असर तो इन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। सही बात है। जब दो तक तो बहुत दिल से दिल तक, तीसरा आया तो भी थोड़ा बहुत हद तक सही चला, कुछ बिंदु विशेष पे बातें हो सकती है, लेकिन जब चार लोग हुए ना तो ऐसी बातें का तो कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें, फॉर्मेलिटी वाली। हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, सब अच्छा चल रहा है ना। हाँ अरे अंकल जी कल मिले थे भाई, हाँ हाँ मिले थे। तुम्हारे भी पापा मिले थे, खेत में जा रहे थे। बोले हाँ भाई हमारे पापा तो किसान ही है, खेत में गए होंगे, कुछ कुछ लाने वाने, कुछ फसल वगैरह की कटाई हो रही होगी। हाँ भाई हमारे पापा तो मार्केट जा रहे थे कार चला करके। भाई तुम्हारे पिताजी कार से ही मिले थे, तुम बड़े लोग हो। फॉर्मेलिटी वाली बातें होती रहती है, खुल के बातें नहीं होती है। उसमें जो भी होता है फॉर्मेलिटी संजीदगी के ऐसे ही होता है। मतलब चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल के ही जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चार से अधिक लोग जब आ जाते हैं तो मन बहलाने वाली बात हो जाती है, राम रमौवल उसी को कहा जाता है। यानी कि जब चार से अधिक लोग हो जाते हैं ना तो राम रमौवल हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रख लेना जी बच्चों। इसे हम संलाप नहीं कर सकते, कह सकते नहीं। संलाप तो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, असल बातचीत वाली। इस बातचीत के अनेक भेद है। दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़े लोग जब आपस में जुड़ते हैं, जानता रहो कल फलाना के लड़का के देखनी होते होते बार के फाटल जींस पहन के लफुआ लेखा, मतलब शिकायतों पे ही चर्चा चलती है। दो बूढ़े की बातचीत, देखिए यहां पे जो लिखा है बूढ़ो, मैं कदर करता हूं, वो हमारे दादाजी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, पर यहां पे जो लिखा है मैं उसको आपके साथ भाव प्रकट कर रहा हूं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ रहता है। वैसी बातें स्टार्ट करते हैं कि 4 सच रहेगा तो 10 को झूठ रहेगा। ये हम नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, और आपको पता है ये कितने बड़े आलोचक भी है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। उन लोगों की बातचीत बस एक बार शुरू हो जानी चाहिए। देखिए खाना भूल जाएंगे, लंच करना तक भूल जाएंगे, लेकिन दुनिया भर की बातें आपस में वो करते रहेंगे। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा, उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण यही होगा। उसी तरीके के, अरे हमनी के समय में, देखो हमनी के समय रहे 10 किलोमीटर तक पैदल आदमी चल जाते रहे, लेकिन आज के देखा ये लोग के सुबह शौचालय जाए के मतलब बाइक से जाता लोग, ये लोग के ग्राउंड में जाए के मतलब साइकिल मोटरसाइकिल से जाता लोग। एगो हम लोग का समय था। इस तरीके की बातें होती है, प्रायः नौजवानों की निंदा करने की बातचीत होती है, यही इनका मुख्य आधार होता है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे, और थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे होते हैं वो आपस में शेक्सपियर का नाम सुनने को मिलेगा, मिल्टन का नाम सुनने को मिलेगा, न्यूटन का नाम सुनने को मिलेगा। इस तरीके की बातचीत। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेस्त अखड़कन की चर्चा छड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। सहेलियों का बातचीत देख लीजिए। दो हम सहेली जो होती है वो आपस की सगी सहेली जो है उसका बातचीत का अलग ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है, आनंद ही आनंद है। रस का मतलब आनंद होता है जी बच्चों। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी हुई बातों का कभी भाग्य लड़ा है।
अब कितना आनंद आता है दो सहेलियों को, वो तो सहेलियों से ही पूछना चाहिए। इतना आनंद आता है कि वो वही बताएगी जिनको ऐसा मौका मिला हो। दो बुढ़ियों की बातचीत। अब देखिए, आप अगर सहेलियों को देखते हैं ना, तो सहेलियां काफी आनंद लेती हैं बातचीत में। बूढ़ों की बातचीत में ऐसे ही इस तरीके से कहीं जमावड़ा हो जाएगा, बैठ जाएंगे, घंटों पहर बीत जाएगी बात करते करते। बात करते करते इनका समय निकल जाता है। पुराने जमाने अंग्रेजों से तुलना, वर्तमान की तुलना, नौजवानों की निंदा करने की बातें आ जाती है, तरह तरह की बातें आ जाती है। अब बुढ़िया लोग आपस में बैठ जाएंगी तो क्या बात करेंगी? अपना अपना घर के शिकायत। हमार पतोहिया एगोइल भी नु, अगर 8 बजे से पहले नींदे नहीं खे खुलत, एगो फलनवा के पतोही बिया 4 बजे बेड छोड़ के चाह पानी लेके चल जाले अपना सासू के। बता, ओहो ठीक है कहत, हमारो के यहाँ तो ऐसा ही है। इस तरीके की बातचीत यहां पर होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए, दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है? बहू बेटी वाली। इसकी बहू बेटी वाली। अपनी बहू या बेटियों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। इस तरीके की मानसिकता बन जाती है। अपने पतोही की चर्चा, अपन बेटी की चर्चा। हमार बेटी गल बिया ससुरा में, सासुए के हाथ पे रहे ले कुल खाना अपने बेचारी बन, पोछा बर्तन सब अपने करे ले बेटी। एगो हमार पतोही कैसन जाइल बनी, इनका के देखत 8 बजे बिस्तर छोड़ता। इस तरीके की चर्चाएं चलती है। बेटी बेटी है, लेकिन बहू अपन बेटी 8 बजे तक सुत जाए तो पसंद बा, लेकिन बहू 8 बजे ले बेचारी सुत गई तो देखो घर में तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए। इसलिए कभी भी मैं आप सभी बहनों से आग्रह करूंगा कि हमेशा अपने संस्कार में रहना। वो उनका संस्कार है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही है। अगर आपको माता, जो आपकी सासू माँ है, आपकी माँ है, माँ तो माँ है, पर सासू माँ को भी चाहिए कि वो आपको बेटी की तरह माने। वो सासू माँ शब्दों पे न जाए, वो माँ बन के रहे। और आप बेटियों का फर्ज है कि आप भी उनको माँ की तरह मानिए। ये सास और पतोह जो आ जाता है ना, सास अपना ईगो में कि अब तो हम सास बन गई, नहीं तो पतोही बेचारी क्या है कम रही, पतोही बन गई। अगर सास खुद को मां समझे और पतोह को बेटी समझे, तो सास यानी कि मां के लिए बेटी की हर एक्टिविटी स्वीकार्य है, और बेटी मां से वो वही उम्मीद करती है जो वो अपने मां से करती थी। ये रियलिटी है बच्चों, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए यही सब तो चल रहा है, यही सब चल रहा है। लड़कों की बातचीत देखिए, आनंद है लड़कों की बातचीत में। सहेली के बातचीत देख लो लोग, कितना रस मिलता है, आनंद मिलता है। जब सहेलियां नई नवेली शादी के बाद वापस पहली बार मायके आती है ना, तो पूरे गांव में भ्रमण करती है, शाम के वक्त में जाती है अपने ससुराल की हाल चाल सब कुछ, अपने पति देव की, अपने सासू माँ की, अपने देवर जी की, अपने ससुर जी की, भसुर जी की, जेठानी मठानी जो भी है, सबकी चर्चाएं करती रहती है। तो हमर देवरा लेकिन कहानी ऐसा है कि जो अच्छा होगा उसका अच्छा गुण गवाएगा। लेकिन मजेदारी तो तब है जब ये दोस्त आपस में मिलते हैं, बचपन के दोस्त, बड़े होने के बाद, या स्कूल टाइम की बात कर लो, जब वो आपस में एक से एक, यार मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो खिलाड़ी बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे तो ये बनना है, एक से एक निराली बातें करेंगे, आपस में मिलकर ऐसी एक्टिविटी कर डालेंगे, किसी को चिढ़ा देंगे, किसी के साथ भिड़ जाएंगे, डांस करने लगे, अलग अलग तरह की मतलब गतिविधियां होती है बच्चों।
लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले तो शैतानी कर लेते हैं। ये स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। सही बात है यार, हम लोग के साथ एक वो था, फिर अजीब आदमी था, ऐसे ऐसे करता था। वो टीचर हाउ मास्टर साहब याद बा, एक क्लास में तो रोज पहले क्वेश्चन पूछ के पहले पीटते रहले है, रोज मारा ही के एगो आदत रहल, एगो अवसर रहले है, इतना बढ़िया आके पहले हमने कहा हंसावत रहन पढ़ावत। ऐसी ऐसी बातें ये बच्चे करते रहते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा जब पढ़ने में तेज हुआ तो अपने सामने किसी और को कुछ गिनता ही नहीं है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। सही बात है, हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो आपस में बतकही करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है ना। और वो अलग अलग तरह की, लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवाई, बिचवाई माने अगुआ, बिचवाई करता है, अगुआ अगुवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक यानी फलानवा की लड़की का फलानवा के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। अरे सुनला हा, अरे भाई होकर ब्याह सेट हो गई, लड़की इतना बढ़िया भी मत पूछो यार, एकदम मस्त, एकदम इंजीनियर हुआ एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी। उधर अरे पता चला तुमको इसकी शादी सेट, लड़का यार एकदम मस्त है, कमाल की फैमिली, ये वो हो गई। जा लोग अब चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। अब चंडू खाने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि चंडू खाने का मतलब क्या होता है। देख लीजिए, जो अफीमची होते हैं ना, अफीमची, चंडू खाने में लिखा ही हूं कहीं पे, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। जो अफीम खाने वाले लोग की मंडली होती है उसको बोलते हैं चंडू। वहां एक से एक निराली बातें आपको मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहां की बातचीत निराली होती है, तो चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। आइए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। बहुत सही बात है। कहां के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेहतर पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। कहां के लोगों में? यूरोप के लोगों में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करने की कला, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, और आर्ट मतलब कला, ऑफ मतलब का, तो बातचीत की कला यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को बड़ा ही सुख मिलता है, प्रसंग के साथ अपने भावों को प्रकट कर देते हैं। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम होता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम होता है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होगा। बड़े सरलता से, सहजता से वो प्रसंग के साथ अपनी सारी बातों को रख देते हैं। कहीं अभिमान या कहीं विद्वानता नहीं दिखेगी। रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरखते हुए चतुर शयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, रस के साथ रखते हैं। सरस का मतलब आनंद सहित रखते हैं, आनंद सहित रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा नहीं वैसे लोगों में। वहां की बातचीत मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी। बड़े लोग जब स्टार्टिंग में कोई चीज सोचते हैं तो सिर्फ एक या दो ही लोग स्टार्ट करते हैं, और फिर ऐसी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, ऐसी बड़ा कारखाना बना देते हैं कि वहां हजारों लोगों की जीवन यापन होने लगता है, जीविका चलने लगती है। साल में लाखों की आमदनी होने लगती है सिर्फ बातचीत के सहारे। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी, बिल्कुल।
अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में अनुभव दूरदर्शिता कुछ भी नहीं पाया जाता। सही बात है। अगर आप भी, अब सुनिए, 25 का मतलब उम्र की बात हो रही है कि जो 25 से ज्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, उनको ये समझा जाता है कि यार ये तो बड़े हैं, मतलब उम्र में बड़े हैं, इनके पास ज्यादा अनुभव होगा और वो अनुभवी टाइप की बात भी करते होंगे। ये आज चलल वालों भाई कह रहे घाट घाट के पानी पी के बैठल बनी, 27 साल उम्र हो गई, 32 साल उम्र हो गई, 40 साल हो गई, ये देखते देखते दाढ़ी पाक गई, बार पाक गई, यार इस तरीके के बातचीत वो लोग करते हैं, अनुभव वाली बातचीत, दूरदर्शिता, मतलब दूर तक की सोच करके वो लोग बात करते हैं। लेकिन 25 साल से नीचे के जो बच्चे यंग होते हैं ना, वो ज्यादा एग्रेसिवली होते हैं, उनमें कोई अज्ञानता ज्यादा मिलेगी, दूरदर्शिता बहुत कम मिलेगी। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। लेकिन 25 साल से ज्यादा मिठास वाली बातें 25 साल से कम उम्र के लोगों की बातचीत में मिलती है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। अच्छा, बाहरी बातचीत का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाहर गया, किसी से बात करना चाहता हूं या फिर किसी से भी बात करना चाहता हूं, तो दो संभावना है कि या तो मुझे बातचीत करने के लिए किसी के यहां जाना होगा, या मेरे घर किसी को मेरे से बातचीत करने के लिए आना होगा। अब सोच लीजिए, फरीक का मतलब कोई अमुक आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति, अब उसकी आवश्यकता होती है बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है बातचीत, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहां आने की कृपा करे या हम ही उनके पास जाकर बातचीत कर ले। मैंने आपको पहले ही बताया कि संभावनाएं दो है, या तो कोई हमारे यहां आए तो हम बात कर लेंगे, या हमें उनके पास जाना होगा बात करने के लिए। लेकिन अब यहां पर एक चीज है कि भाई मान लो कि हम किसी के यहां जाते हैं और हम जो सोच के जाते हैं कि जाएंगे तो बड़ा आदर मिलेगा, पानी पीने के लिए मिठाई आएगा, चाय के लिए कोई पूछेगा, हम गए तो वहां कोई बोल ही ना रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। बड़ा बुरा लगा कि यार हम आए हैं, बताओ, बुला करके न चाय पानी पूछ रहा है, न बैठने के लिए तक भी नहीं कह रहा है। तो हो सकता है कि आप जिस तरीके का उम्मीद ले रखे हैं अपने प्रति कि मुझे वहां इस तरीके का सत्कार होगा, आदर होगा, और वो आपको नहीं मिलता है, तो आपकी भावनाओं में ठेस पहुंच जाता है और फिर आप वापस दूसरे दिन उसके पास नहीं जाइएगा। यही संभावना उसके साथ भी हो सकती है कि वो कुछ और सोच के आए और आपके यहां उसकी आदर ना बन पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। यही बात यहां पे लेखक लिखते हैं, क्योंकि जो महाशय अपने यहां पधारे उन्हें पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हो गई, उनका अगर पूरा आदर नहीं हुआ तो शिष्टाचार में त्रुटि हो गई। अगर हम ही उनके यहां गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। माता सती को नहीं मिला था निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला था जब उनके ससुर जी यज्ञ करा रहे थे, तो अब बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। महादेव जी चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि सती मत, माता सती आप मत जाइए। बाकी देवता लोग पुष्पक विमान से, फ्लाइट से जाते रहे लोग, उनका ऊपर से कैलाश पर्वत के ऊपर से देखा के देखा शंकर जी यार ससुर जी तारे के निमंत्रण ना दे रहे, देखा हमने के फ्लाइट से जाते, पुष्पक विमान से सभी लोग जा रहे थे। परिणाम क्या हुआ, अंत में माता सती को खुद के अंगुष्ठ से यज्ञ प्रज्वलित करके खुद जलना पड़ गया। तो बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बिना बुलाए कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो बच्चों? तो पहली बात यहां पे बता रहे कि बिना बुलाए तो जाना ही अनादर का मूल है, आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जाते भी हैं, आपके मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव मन में आ गया। मांग खातिर गनी तले को खवे गया गंवा देनी, यह हमारे घर में, गांव में ऐसा बोला जाता है कि गईनी फलानवा करे तले वो चीज छोड़ के आगे नहीं कहा, भाई गईनी है बातचीत करे तले गणित एगो मन में दूसरे द्वेष आगिल, दूसरा ही खाओ पनप गया कि यार बताओ ना, हम उसको इतना मानते थे, उसके यहां गए, मुझे चाय के लिए नहीं पूछा, मुझे बैठने के लिए नहीं पूछा, मेरा आदर तक नहीं किया। अब ये अलग भावनाएं चलने लगी, इस तरीके का होता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं। मैं आपको याद करिए, मैं जब आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, आज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बच्चों बातचीत करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा था कि अभी प्रारंभ में आपकी मानसिकता यही होगी कि बातचीत
करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए अथवा 2 से ज्यादा लोग चाहिए। आपने सही पढ़ा, बिल्कुल आपका सोच सही था, आपकी मानसिकता सही थी। लेकिन एक बात मैंने ये भी कहा कि जैसे जैसे चैप्टर की समापन की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों, आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अकेले में भी बातचीत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसी के कारण लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं अपने ललित निबंध बातचीत के अंदर कि भाई आप किसी के यहां जाए या आपके यहां कोई आए, हो सकता है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाए शिष्टाचार को लेकर के, तो आप अलग ही घाव एक मन में हो जाएगा। तो भैया काहे खातिर दूसरा के यहां जाए, ऐसे अच्छा है, उत्तम प्रकार यही है बातचीत करने का। हम जो समझते हैं, लेखक कहते हैं कि जो हम समझते हैं वो ये है कि वह एक शक्ति अपने अंदर पैदा करे, वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। एक ऐसी शक्ति पैदा करी जाए कि खुद से स्वयं की बातचीत हो। के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान को पूरा केंद्रित करना होगा, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। अब समझ लीजिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, सही बात है। हमारे मन के अंदर हमारी इच्छाएं अनंत है। आप देखिए, हम इतनी चंचल इच्छाओं के साथ जी रहे हैं प्रतिदिन, हम प्रतिदिन ऐसी अनंत इच्छाओं के साथ जी रहे हैं बच्चों, कि अगर आपसे कोई कह दे कि आप 1 मिनट या 10 मिनट ध्यान रखिए और सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होइए, आप नहीं कर पाइएगा। उतनी शक्ति जागृत नहीं हो पाई है आपके अंदर, आप आध्यात्मिक रूप से उतने प्रबल नहीं हो पाए हैं खुद से अपने आंतरिक स्तर पर कि आप सिर्फ एक चीज पर, या तो अपने श्वास की गति को आप देख पाए, अपनी धड़कन को सुन पाए, या पूरे नेचर के साथ संपर्क कर पाए, कनेक्ट कर पाए अंदर ही अंदर, ताकि आपको नेचर से एक अलग वाइब्स मिले, अलग एनर्जी मिले और वो आपको ताकत प्रदान करे। कंसंट्रेशन होने के लिए अभी नहीं है हमारे और आपके अंदर उतना। तो साथियों, ये बहुत रिक्वायरमेंट है आज चंचल भरी इच्छाओं के साथ जीने के लिए। अपने ध्यान को एक वस्तु पर, एक विषय पर केंद्रित करने की शक्ति जागृत करिए। सुबह शाम आधा घंटा अपने पर अकेले में बैठकर शांत जगहों पर मतलब ध्यान में रहिए, आंखें बंद करके कोशिश करिए। सिर्फ धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप किसी विषय पर, किसी बिंदु पर केंद्रित करने की शक्ति जागृत करिए अपने अंदर। कसम खा लीजिए कि हर हाल में मुझे सुबह और शाम को आधा आधा घंटा खुद से बात करना है, अकेले में शांत जगह पर, अगर संभव हो तो नदी के किनारे हरे भरे मैदान में शांत जगहों पर कहीं जाकर बैठ के अपने अंदर ध्यान को सिर्फ एक विषय वस्तु पर केंद्रित करने की शक्ति जागृत करे। वही लेखक कह रहे हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति हर क्षण अलग अलग रंग दिखाया करती है मन में। कभी कुछ ख्याल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इस प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो ना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। जो लोग एक ऐसा चमनिस्तान है, अब चमनिस्तान का मतलब मैं आपको दिखाता हूं, हरे भरे बागों का इलाका। चमनिस्तान का मतलब हो गया हरे भरे बागों का इलाका, समझ गए, जिसमें हर किस्म के बेल बुट्टे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सौर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास लग जाएंगे। लेखक वही कह रहे हैं कि ध्यान करना पड़ेगा, मनोयोग करना पड़ेगा, चित्त को यानी कि मन को एकाग्र करने का साधना करना पड़ेगा। आपको साधना की जरूरत है, हमको साधना की जरूरत है, तब हम एकाग्र चित्त कर पाएंगे, अपने मन को शांत कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी किसी क्षण एक विषय वस्तु पर केवल एनर्जी लगाने का, तो वो शक्ति हमको यहां से मिलेगी। और लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ 1-2 दिन का काम नहीं है, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो ये हमारे लिए अहोभाग्य है। वर्षों लग जाते हैं, समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत भी एकाग्र होकर खुद से बातचीत कर लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप किसी विपत्ति में रहते हैं, या फिर कभी कभी आप कभी खुश रहते हैं ना, तो कहीं आप खड़े रहते हैं तो अचानक से हंस भी देते हैं। कोई पूछता है क्या बात है भाई, अब हंस रहे थे? अरे नहीं नहीं, तो आप खुद से ही बातचीत कर रहे होते हैं। उस समय आपको कोई ऐसी सीन याद पड़ी रहती है, कोई ऐसा किस्सा याद रहता है जब आप
खुद से ही किस्सा भी प्रेजेंट करते हैं और खुद से ही रिएक्ट करके हंस भी लेते हैं। वही है वो समय जब व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, किसी कोई दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। अहो भाग्य समझिए, वर्षों अध्ययन, वर्षों अभ्यास के बाद थोड़ी बहुत शक्ति मिली। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर वाक शक्ति का दमन कर दिया जाए, इस शक्ति को हटा दिया जाए, तो सोच लिए मार दिया जाए इस शक्ति को, तो न जाने कितनी शक्तियां खत्म हो जाएगी। हमारी जिह्वा कतरनी के समान, कतरनी मतलब कैंची के समान, हमारी जीभ कैंची की तरह कटर 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 कचर कचर चलती रहती है, कैंची के समान हमेशा स्वतंत्र चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। हमें अपने जीवा पर कंट्रोल रखना होगा। जीभ बहुत चंचल चलती रहती है, बोलने से पहले सोचना होगा, इस जीभ पर कंट्रोल रखना होगा। क्रोध आएंगे, इन सभी शक्तियों को हमें दमन करना होगा, अपनी जीवा पर काबू रखना होगा। एक आपने सुना होगा, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान पर काबू रखो, कुछ भी बोलने से पहले सोचो। साथियों, आपने ये किस्सा सुना होगा कि जब कमान से तीर निकल जाती है ना, तो वो वापस नहीं आती। उसी तरह जुबान जब निकल जाती है ना, तो फिर आप वापस उसे सही नहीं कर सकते। जब गलत बोल दिए थे, आप किसी को गाली दे दिए, अब क्या, आप तो दे दिए, बाद में पछता रहे हो, रो रहे हो, सामने वाला बहुत आपको सुना रहा है और आप सिर्फ अफसोस कर रहे हो, क्यों ऐसा कर दिया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। कई बार आप सर भी लड़ा लेते हो दीवार में। तो सोचो, एक ऐसी शक्ति जागृत करो, अपने जीवा पर काबू रखो कि यार बोलने से पहले ही हमें सोचना चाहिए, हम ऐसा बोले क्यों, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाद में अकल भी खुलती है, पश्चाताप भी होता है, कुछ नहीं कर पा, सिर्फ सुधारने के सिवा। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप सबको हमें बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ लोग सामने वाला क्या समझेगा, सही समझेगा कि गलत समझेगा, और हमारे बोलने से उस पर क्या असर पड़ेगा। भाई, किसी भी शब्द को बोलने से पहले समझना पड़ेगा। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन, अवाक होकर अपने बातचीत करने का साधन, एकदम चुप होकर, मजा आएगा। यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र शुभ। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, और ये ऐसी साधना शक्ति अपने अंदर हम सबको जागृत करना चाहिए कि हम स्वयं से अवाक होकर बातचीत कर पाए। साथियों, बातचीत चैप्टर समाप्त होता है, और मैं आपको होमवर्क के रूप में ये दे सकता हूं। आप देखिए, जितने भी क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चर्चा कर लेता हूं, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। सारी बातें पढ़ लिया आपने। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या राय थे। बेन जॉनसन ने क्या कहा था कि भाई, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का कहना क्या था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की कला क्या है, जो यूरोप के लोगों में बेहतर पाई जाती है, और प्रसंग के साथ अपनी सारी बातों को रख देते हैं और कानों को बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, वही कि वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करे जो अवाक होकर स्वयं की साधना शक्तियों के कारण स्वयं से ही बातचीत कर पाए। यही सब चीजें हैं बच्चों, व्याख्या करने की चीज है इस निबंध की। क्या मैं आशा करता हूं आप सभी को आनंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये लाइन। लेकिन क्या हो गया, तो बच्चों इस बात का पूरा ध्यान रखना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ गए होंगे पूरा चैप्टर का उद्देश्य, पूरा चैप्टर क्या कहना चाहता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है जी बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बच्चा कह रहा है कि इस वाली पंक्ति को फिर से समझा दीजिए। ये पंक्ति बहुत आसान है। मैंने क्या कहा कि हम अनंत इच्छाओं के साथ जी रहे हैं,
हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारे भीतर की मन की जो वृत्ति है ना, वो क्या प्रतिक्षण हर पल क्या हो रही है, अलग अलग नए नए रंग दिखाया करती है। और हम जिस संसार में रह रहे हैं वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जब जैसी सूरत चाहो वैसा आप देख सकते। अब इसमें सुन लीजिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि हरे भरे बागों में अलग अलग तरह के बेल बुट्टे खिले हुए दिखते हैं। क्या वो कम दिल बहलाने वाला है क्या? तो क्यों ना हम अपने अंदर एक ऐसी साधना शक्ति के कारण एक ध्यान का एकाग्र करने का एक शक्ति पैदा कर पाए, वो भी कम बातचीत करने का आनंद देगा क्या, जो स्वयं से हम बातचीत करेंगे। कुल मिला के लेखक की यही भावना, यही वो कहना चाहता। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, मैं आशा करता हूं आप सबको आनंद आया होगा। प्लीज अगर आनंद आया होगा तो आप इस वीडियो को और से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। क्लास 11 के विद्यार्थी को भी बोलिएगा कि इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर है उसके पीडीएफ के लिए आपको साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। वहां पे आपको फ्री में नोट, आप फोन में उसे डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। सारे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्विज, एवरीथिंग। साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा पढ़ाना, मतलब पढ़ाई कैसा लगा आपको, मजा आया कि नहीं। अगले सेशन में इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। बाय एवरीवन, लव यू बच्चों, गुड नाइट। इतनी देर रात तक आप सभी कोई पढ़ रहे हैं, करीब 11 बजने वाला है और 11 बजे तो बहुत, तो आम टाइम में 12-1 बजे तक पढ़ते हैं। तो अभी से ही आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।